सोचो, एक ऐसी जगह जहां रात के 2 बजे एक लड़की की आत्मा बिना कपड़ों के कॉरिडोर में घूमती है और उसकी आंखों में सिर्फ बदला होता है और उसके साए से टकराते ही मौत लिख दी जाती है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच है। मुंबई के एक बॉयज हॉस्टल में इस लड़की के हाथों 2 लड़के ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और आज मैं आपको उस हॉस्टल के कुछ ऐसे राज बताऊंगा जो शायद आपने इससे पहले कभी सुना नहीं होगा। आखिर कौन थी वो बिना कपड़ों की लड़की जो बॉयज हॉस्टल के कॉरिडोर में घूमती थी? क्या उस लड़की ने सुसाइड किया था या उसकी मौत के पीछे कोई और सच था? और एक सबसे बड़ा सवाल, क्या आप इस कहानी को एंड तक देखने की हिम्मत रखते हैं? तो शुरुआत करते हैं ओम रेसिडेंसी बॉयज हॉस्टल की उस रात से जब पहला खून हुआ था। मुंबई के अंधेरी एरिया में एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर छुपा था ओम रेसिडेंसी बॉयज हॉस्टल। बाहर से यह बिल्डिंग बहुत ज्यादा पुरानी थी, लेकिन अंदर से ये हॉस्टल उतना ही ज्यादा मॉडर्न था और उस हॉस्टल में ज्यादातर स्टूडेंट्स रहते थे। उनमें से कुछ पुराने थे तो कुछ नए, लेकिन एक चीज कॉमन थी, सभी को रात के समय एक अजीब सी चीज का एहसास होता था। और सबसे पहली घटना रवि के साथ हुई थी, जो कि हॉस्टल के तीसरे फ्लोर पर रहता था। एक रात जब हॉस्टल में बिजली नहीं थी और रवि को वॉशरूम जाना था, तो उसने अपने मोबाइल टॉर्च का सहारा लिया और फ्लैश ऑन करके वॉशरूम चला गया। लेकिन जब वो वॉशरूम से लौट रहा था तब उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। जब वो वॉशरूम से लौट रहा था तब उसने कॉरिडोर में साइड में एक लड़की की आत्मा को देखा बिना कपड़ों के, जिसके बाल बिखरे हुए थे और वो उसे घूर रही थी। और उस लड़की का चेहरा एकदम धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत थी। और उस रात रवि की चीख पूरे हॉस्टल में गूंज उठी। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रवि ने ऐसा क्या देख लिया था कि वो जो इतना ज्यादा डर चुका था। कुछ दिनों के लिए रवि हॉस्टल छोड़कर अपने घर चला गया और कुछ हफ्तों के बाद एक हॉस्टल बॉय अमन अपने रूम में डेड मिला। कोई जहर नहीं, कोई चोट नहीं, बस उसकी आंखें खुली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि आखिरी बार उसने कुछ ऐसा देख लिया जिसकी वजह से उसका दिल रुक गया और उसकी मौत हो गई। और पोस्टमार्टम में भी नेचुरल हार्ट फेलियर आया। लेकिन एक चीज बहुत अजीब थी, अमन के रूम के अंदर खून से एक शब्द लिखा हुआ था, मैं वापस आई हूं। और फिर कुछ दिनों के बाद एक और हॉस्टल बॉय फैजल हॉस्टल की छत से गिर गया। लोगों ने सोचा कि यह सुसाइड था, लेकिन हॉस्टल के लड़कों ने बताया कि फैजल ने भी कुछ दिनों पहले उसी लड़की को देखा था, उस बिना कपड़ों की लड़की को जो कॉरिडोर में एक अजीब तरीके से घूम रही थी, जिसे देखते ही फैजल की रूह कांप गई थी। पहली नजर में तो अमन और फैजल की मौत अलग अलग लग रही थी, लेकिन हॉस्टल का एक लड़का कुणाल इन सब के पीछे का सच जानना चाहता था। जिसके बाद उसने हॉस्टल के पुरानी फाइल्स को, कंप्लेन बुक्स को और न्यूज़ रिपोर्ट्स को देखना शुरू किया और इन्वेस्टिगेट करने लगा। तब उसे एक लड़की के बारे में पता चला जिसका नाम था सुहाना, जो कि इसी हॉस्टल के स्टूडेंट्स के साथ एफिलिएटेड गर्ल्स पीजी में रहती थी। सुहाना एक ब्राइट स्टूडेंट थी जो कि मीडिया और जर्नलिज्म में टॉप कर रही थी। लेकिन एक रात हॉस्टल के कुछ लड़कों ने सुहाना को ड्रग्स देकर हॉस्टल के छत पर बुलाया और उसके साथ गैंगरेप हुआ। जिसके बाद सुहाना ने अगले दिन कंप्लेन की, लेकिन सबूत को मिटा दिया गया था और उसके कैरेक्टर को गलत दिखाया जा रहा था। कार्रवाई होने से पहले उसने हॉस्टल के छत से कूदकर अपनी जान दे दी और तभी से ओम रेसिडेंसी हॉस्टल में सब कुछ बदल सा गया। सुहाना की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, वो आत्मा बनकर हॉस्टल में घूम रही थी बिना कपड़ों के, क्योंकि एक रात ने उसका सब कुछ छीन लिया था और उसकी आत्मा का चेहरा कभी साफ नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि किसी ने उसके चेहरे को बुरी तरीके से जला दिया हो और उसकी आत्मा सिर्फ उन लोगों के पीछे जाती है जिन्होंने उसके साथ गलत काम किया, या ऐसे लोग जो लड़कियों के लिए गलत सोच रखते हैं। कहते हैं कि सुहाना की आत्मा उन लड़कों के सपनों में आती है और अगले दिन हॉस्टल के कॉरिडोर में दिखाई देती है और तीसरे दिन उन लड़कों की मौत लिख दी जाती है बिना किसी आवाज के और बिना किसी एविडेंस के।
कुणाल ने डिसाइड किया कि वो सुहाना की आत्मा को मुक्त करेगा और उससे अपना पीछा छुड़ाएगा, जिसके लिए उसने हॉस्टल में एक तांत्रिक को बुलाया जो कि भूतों और आत्माओं में एक्सपर्ट था। हॉस्टल में रात के 3 बजे एक यज्ञ शुरू किया गया। हॉस्टल में तेज हवाएं चलने लगी और छत के ऊपर से किसी औरत के रोने की आवाजें आने लगी, जिसने हॉस्टल के लड़कों को हिलाकर रख दिया। और उस रात के अंत में तांत्रिक का यज्ञ अधूरा रह गया और उस रात के बाद कुणाल अचानक गायब हो गया। और कुछ हफ्तों के बाद कुणाल की डेड बॉडी हॉस्टल के छत पर मिलती है, लेकिन उसके शरीर से पूरा मांस गायब हो चुका था, बस कंकाल रह गया था। और कुणाल के कंकाल के बगल में खून से लिखा हुआ था, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं अभी भी यही हूँ। जिसके बाद पुलिस ने उस हॉस्टल को सील कर दिया। मीडिया ने स्टोरी को दबा दिया और हॉस्टल ओनर ने हॉस्टल को ये कहकर बंद कर दिया कि मेंटेनेंस का इशू है। लेकिन जो लोग उस हॉस्टल में रहते थे उन्हें सब सच पता था। किसी मेंटेनेंस की वजह से हॉस्टल बंद नहीं किया गया था। ये सुहाना की आत्मा थी जिसने उस हॉस्टल को बंद करवा दिया, जो आज भी उस हॉस्टल के छत पर घूमती है, बिना कपड़ों के, बिना शांति के, इंसाफ की आग में जलते हुए। और आज भी लोकल्स कहते हैं कि जो कोई भी उस हॉस्टल के छत पर जाता है, सुहाना की आत्मा उसे मारकर छत से नीचे फेंक देती है। फिलहाल वो हॉस्टल बंद हो चुका है, लेकिन सुहाना की आत्मा अब भी उस हॉस्टल के छत पर भटकती है। तो अगर कभी किसी हॉस्टल के कॉरिडोर में आपको बिना कपड़ों की एक औरत की आत्मा दिखाई दे, तो समझ लेना कि तुम्हारा वक्त भी शुरू हो चुका है। 19 अक्टूबर 2023 लखनऊ के गुमाटी नगर एरिया में एक 21 साल की लड़की मुस्कान रस्तोगी अपने अपार्टमेंट में डेड पाई गई, लेकिन जबरदस्ती का कोई भी निशान नहीं मिला और सीसीटीवी फुटेज में वो सिर्फ अपने फ्लैट के अंदर नॉर्मली जाती हुई दिखी। तो सवाल ये उठता है कि क्या मुस्कान रस्तोगी ने सुसाइड किया या इसके पीछे कुछ और था, या फिर ये एक प्लान्ड मर्डर था। मुस्कान रस्तोगी एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो कि जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और वो सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा करती थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था साहिल शुक्ला जो कि लोकल जिम ट्रेनर था, और उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड था करण मित्तल जो कि वहाँ के लोकल एमएलए का बेटा था। मुस्कान ने कुछ दिन पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एक पोस्ट किया था, जब ताकतवर लोग झूठ का सहारा लेते हैं तो वो सच और भी ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। और ये पोस्ट करने के 2 दिन बाद रात में 8:10 में जब मुस्कान कैफे से घर आती है, जिसका सीसीटीवी अवेलेबल था, और 8:35 पे मुस्कान रस्तोगी का फ़ोन लास्ट बार एक्टिव था, वो गूगल मैप में पुलिस स्टेशन सर्च कर रही थी। और रात के 10 बजे फ्लैट के नीचे वाले पड़ोसियों ने एक अजीब सी चिल्लाने की आवाज़ को रिपोर्ट किया और 10:45 में पुलिस को एक एनोनिमस कॉल जाता है, जिसमें सामने वाला बंदा ये कहता है कि गुमाटी नगर के एक अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 203 में कुछ गड़बड़ है। और जब पुलिस गुमाटी नगर के उस अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 203 पहुंचती है तो वो देखती है कि जो मुस्कान रस्तोगी की डेड बॉडी थी वो बेड पर पड़ी हुई थी और उसके नाक से खून निकल रहा था और उसकी बॉडी पूरी तरीके से सिकुड़ चुकी थी और उसकी आंखें खुली हुई थी। पुलिस को मुस्कान के साथ कोई भी ज़बरदस्ती का निशान नहीं मिलता है। कमरे के अंदर लैपटॉप ओपन था जिसमें हाफ रिटर्न आर्टिकल ओपन था, साहिल ड्रग कनेक्शन, और मुस्कान रस्तोगी के फ़ोन से लास्ट कॉल करण मित्तल को गया था जो कि एमएलए का बेटा था। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कुछ और ही कह दिया, मुस्कान की मौत स्लो पॉइजन देने की वजह से हुई थी। इस केस में 2-3 सस्पेक्ट थे और कुछ थ्योरी बन के निकलती है। साहिल शुक्ला जो कि जिम ट्रेनर था, जो कि अपने जिम के अंदर एक लोकल ड्रग रैकेट चला रहा था। जब मुस्कान को इस बारे में पता चला तो वो साहिल शुक्ला को एक्सपोज करना चाहती थी। शायद इस वजह से साहिल शुक्ला ने मुस्कान को मौत के घाट उतार दिया। दूसरा सस्पेक्ट था करण मित्तल जो कि एमएलए का बेटा था। मुस्कान के पास करण मित्तल के कुछ ऐसे डील्स के स्क्रीनशॉट थे जो काफ़ी ज़्यादा इलीगल थे, तो शायद करण मित्तल ने अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए मुस्कान को मरवा दिया हो। ये 2 सस्पेक्ट थे और एक और थ्योरी निकल के आती है जिसमें ये कहा जाता है कि मुस्कान ने अपनी ही जान ले ली, क्योंकि लोग कहते थे कि मुस्कान काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहा करती थी। लेकिन जो सबूत पुलिस को मिले थे वो इस थ्योरी के खिलाफ जा रहे थे।
4 दिन के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक यूएसबी मिलता है जो कि मुस्कान के फ्लैट के फ्रिज के पीछे छुपाया गया था। उसमें साहिल शुक्ला और करण मित्तल दोनों की रिकॉर्डिंग थी जिसमें वो दोनों किसी को मारने का प्लान बना रहे थे जो उनके बारे में कुछ ज़्यादा ही जानता था। लेकिन जो यूएसबी मुस्कान के फ्लैट से मिला था वो सडनली गायब हो जाता है और इनसफिशिएंट एविडेंस कह कर केस को बंद कर दिया जाता है और मुस्कान रस्तोगी का मर्डर केस एक कहानी बन जाता है। सच सबके सामने था लेकिन सब कोई चुप थे। एक लड़की जो सच बोलना चाहती थी उसे हमेशा के लिए शांत करवा दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जस्टिस कब मिलेगा। मैं कहता हूँ कि कभी नहीं। अब आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है, ये सुसाइड था या मर्डर या कुछ और? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुंबई का लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स जहां हाई प्रोफाइल लोग रहते थे और वहां पार्टीज और ग्लैमर का सिलसिला कभी रुकता नहीं था। लेकिन 5 फरवरी 2023 को ये जगह एक क्राइम सीन में बदल गई। आयशा खान एक 23 साल की स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी जो कि अपने फ्लैट में डेड मिली। मर्डर करने का तरीका इतना ज़्यादा क्लीन था कि पुलिस भी कंफ्यूज हो गई। ना ही कोई ब्लड के निशान मिले और ना ही कोई ज़बरदस्ती की गई और ये केस भी एक मिस्ट्री बन गया जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाया। आयशा खान एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करती थी जो कि बरेली से मुंबई एक्टिंग के सपने लेकर आई थी। आयशा खान के इंस्टाग्राम पर 70,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे और वो छोटे छोटे मॉडलिंग शूट किया करती थी और वो रील्स बनाया करती थी और वो टीवी ऑडिशंस में जाती थी। आयशा खान के कॉन्टैक्ट में कुछ बड़े लोगों के नाम भी शामिल थे जैसे कि अरमान बेदी जो कि डायरेक्टर थे, ऋषि तलवार जो कि एक कास्टिंग एजेंट था और एक मिस्टीरियस नाम था जिसका फ़ोन नंबर एक्स नाम से सेव था। आयशा ने अपने एक फ्रेंड को टेक्स्ट किया था जिसमें वो कहती है कि मैं कुछ गलत लोगों के बीच में फंस चुकी हूँ, अगर मुझे कुछ भी होता है तो एक बार मेरी डायरी ज़रूर चेक करना। और कुछ ऐसा ही होता है। 5 फरवरी की रात 9:45 में नेबर्स को आयशा के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है और 10:10 में अपार्टमेंट के वॉचमैन ने सीसीटीवी फुटेज में देखा एक आदमी जिसने ब्लैक हुडी और एक कैप लगाई हुई थी वो फ्लैट नंबर 902 में चला गया और 11:30 पर आयशा खान की फ्लैटमेट मिताली फ्लैट पहुंचती है लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया और रात के 12:05 में जब दरवाजे को तोड़ा गया तो आयशा खान की डेड बॉडी बेड पर थी, बिल्कुल क्लीन, लेकिन आंखों में डर था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हार्ट फेलियर की वजह से आयशा खान की मौत हो गई। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसने कुछ और ही खुलासा किया, डेड ड्यू टू एयर एम्बोलिज्म। आयशा के लेफ्ट हेड में एक इंजेक्शन का निशान था जिस वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उसकी मौत हो गई। आयशा के कबर्ड से एक डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि वो मुझे कंट्रोल करता है, मुझे डर लगता है, मैं सच नहीं बता सकती। और आयशा खान के फ़ोन का लास्ट लोकेशन ऋषि तलवार जो कि कास्टिंग एजेंट था उसके ऑफिस के आसपास का ही था। और इस केस में 3 सस्पेक्ट थे। पहला सस्पेक्ट था ऋषि तलवार जो कि कास्टिंग एजेंट था, क्योंकि आयशा खान के साथ ऋषि तलवार का कुछ पर्सनल रिलेशन था और बहुत सारी और लड़कियों ने भी कुछ एलिगेशंस ऋषि तलवार के ऊपर लगाए थे और ऋषि तलवार के फ़ोन से 5 फरवरी का डाटा भी डिलीट कर दिया गया था। अब इस केस का दूसरा सस्पेक्ट था अरमान बेदी जो कि डायरेक्टर था। आयशा खान ने उसके प्रोजेक्ट को लेने से मना कर दिया था और जो आदमी सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुआ था उसकी हाइट और वेट डायरेक्टर से मैच हो रहे थे और शायद उसने अपने फ़ोन से कुछ गड़बड़ी की थी जिस वजह से उसका एग्जैक्ट लोकेशन उस रात ट्रेस नहीं किया जा सका। अब इस केस का तीसरा सस्पेक्ट था एक्स जिसका नंबर एक्स नाम से सेव था। उसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सेंड की थी, तुम बहुत ज़्यादा जान चुकी हो, अब रुक जाओ। शायद ये कोई पावरफुल इंसाइडर था और शायद इसके कनेक्शन कुछ पॉलिटिशियंस के साथ भी थे। पुलिस ने आयशा के लैपटॉप से एक वीडियो को रिकवर किया जिसमें हाईली प्रोटेक्टेड पासवर्ड लगा हुआ था। हैकर्स की मदद से पासवर्ड को हटाया गया और जब उस वीडियो को देखा गया तो उसमें ऋषि तलवार और अरमान बेदी एक प्राइवेट पार्टी में थे जो ड्रग्स और लड़कियों के साथ कैप्चर थे और इस वीडियो को आयशा खान ने सीक्रेटली बनाया था। लेकिन वो फुटेज मीडिया के सामने आने से पहले साइबर सेल स्टोरेज रूम में आग लग जाती है जिस वजह से वो जो सबूत था, वो जो एविडेंस था वो बर्बाद हो जाता है। जिसके बाद मिताली मीडिया के सामने आती है जो कि आयशा खान की फ्लैटमेट थी।
वो बताती है कि आयशा ने मुझे बताया था कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो ये वीडियो सब कुछ सच बता देगा। लेकिन साइबर सेल स्टोरेज रूम में आग लगने के बाद वो वीडियो फुटेज बर्बाद हो गया और आयशा खान का मर्डर मिस्ट्री भी अनसॉल्व्ड रह गया। आपको एक बात तो बहुत अच्छे से पता होगा, एक्टिंग करियर में स्पॉटलाइट के पीछे की जिंदगी बहुत ज़्यादा बेकार होती है, बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, जहां सच बोलने वाले ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते। और इस वजह से आयशा खान का मर्डर भी अनसॉल्व्ड है। आपको क्या लगता है, क्या आयशा खान ने खुद को मरवाया या सिस्टम ने उसे मिटा दिया? कमेंट में अपनी थ्योरीज ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई सच छुपाया जा रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक आदमी रात के करीब 2 बजे लमारा पहाड़ के जंगलों से गुजर रहा था। वो एरिया इतना ज़्यादा शांत था कि अगर कोई सांस भी ले तो उसकी सांसों की आवाज़ किसी को भी डरा दे। जंगल के बीच से गुजरते वक्त अचानक बाइक की हेडलाइट में कुछ अजीब नज़र आया। एक औरत जो पूरी तरीके से जली हुई थी, सफ़ेद साड़ी में। वो औरत रास्ते के बीच में खड़ी थी, बिना हिले डुले, और वो उस आदमी को घूर रही थी। वो आदमी घबरा गया, उसकी बाइक रुक गई। जब उसने फिर से देखा तो वो औरत गायब हो चुकी थी। वो आदमी कुछ सेकंड तक वहीं रुका रहा, फिर अपनी बाइक घुमाकर वहां से भाग गया। लेकिन उस जंगल में ये पहली बार नहीं था कि किसी ने कुछ अजीब देखा। लोग कहते हैं कि लामरा पहाड़ के जंगलों में एक औरत की आत्मा भटकती है, जो उन लोगों को डरा देती है जो अंधेरे में उस जंगल से गुजरते हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर वो औरत है कौन और किसने उसे इतनी बुरी तरीके से जलाया और क्यों? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। बेशक आज की कहानी भी उन कहानियों में से एक होगी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपने कमरे की लाइट्स को ऑफ कर दीजिए और ईयरफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि कहानी शुरू होती है अब। 3 मार्च 2025 सुबह के करीब 9:30 बजे एक लकड़हारा छत्तीसगढ़ के लामरा पहाड़ में रोज की तरह अपना काम कर रहा था। लेकिन उस दिन कुछ अजीब था। जंगल की हवाओं में एक अजीब सी बदबू फैल रही थी। लकड़हारा जैसे जैसे जंगल के अंदर बढ़ रहा था, वो बदबू धीरे धीरे और ज़्यादा स्ट्रांग हो रही थी। पहले तो उस लकड़हारे ने सोचा शायद ये किसी जानवर की बदबू होगी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस चीज़ पर पड़ी, उसने उसकी रूह तक को हिला दिया। जमीन पर एक औरत की जली हुई लाश थी और उसका चेहरा बहुत बुरी तरीके से जल चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने जानबूझकर किया हो ताकि कोई उस लाश को पहचान न सके। जिसके बाद उस लकड़हारा ने तुरंत पाली के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा दी। जब पुलिस साइट पर पहुंची तो उन्होंने आसपास इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन कोई भी सबूत उनको नहीं मिला और ना ही कोई आईडी कार्ड। बस मिली तो सिर्फ 2 चीज़ें, एक अंगूठी और एक ब्रेसलेट। और इसी बीच दोपहर में पाली पुलिस स्टेशन में एक लड़का पहुंचता है अपनी बहन शशिकला की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने। जिसके बाद पुलिस उस जली हुई औरत के पास जो अंगूठी और ब्रेसलेट मिलती है वो उस लड़के को दिखाया जाता है। जिसके बाद वो लड़का बिना डाउट के पहचान लेता है कि ये मेरी बहन का है। जिसके बाद पुलिस कहती है कि हमें लामरा पहाड़ के जंगलों में एक लाश मिली है, एक जली हुई औरत की, और उसी के पास से ये अंगूठी और ब्रेसलेट मिला है। शायद वो तुम्हारी बहन की लाश है। जिसके बाद वो लड़का एक नाम लेता है जिसने सबके होश उड़ा दिए, मिलन दास महंत, उसकी बहन के स्कूल का इंग्लिश टीचर। छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव। यहाँ रहती थी शशिकला अपने माँ बाप और अपने बड़े भाई के साथ। एक आम लड़की जिसे स्कूल जाना, घर आना और ज़्यादा पढ़ाई से कुछ खास लेना देना नहीं था। 2015 में शशिकला को क्लास 11th में एडमिशन कराया गया। उसके स्कूल में एक इंग्लिश टीचर था, मिलन दास। शुरुआत में मिलन दास और शशिकला का रिश्ता एक टीचर और शिष्य जैसा था, लेकिन धीरे धीरे वो रिश्ता कुछ और बन गया और एक गलत और खतरनाक मोड़ पर जा पहुंचा। 2018 में शशिकला के घर वालों ने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू किया और तब उसका स्कूल टीचर मिलन दास महंत ने एक लड़का सजेस्ट किया, भुवनेश्वर। जिसके बाद शादी हो गई। लेकिन सिर्फ 15 दिनों के बाद शशिकला मायके लौट आई। किसी ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन घर वालों को समझ आ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। और कुछ दिनों के बाद पता चला कि शशिकला मिलन दास महंत के साथ लिव इन में रहने लगी थी और 6 साल तक ये रिश्ता चुपचाप चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे शशिकला ने
प्रेशर करना शुरू कर दिया, शादी करो वरना मैं एक्सपोज कर दूंगी। 28 फरवरी 2025 को शशिकला और मिलन दास के बीच एक बड़ा झगड़ा हुआ, जिसके बाद शशिकला ने उसे धमकी दी कि तुम्हारी जॉब चली जाएगी, तुम्हारी फैमिली टूट जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिलन दास ऑलरेडी शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे थे, लेकिन मिलन ने पहले ही प्लान बना रखा था। उसने अपने गमछा से शशिकला का गला घोट दिया, जिसके बाद मिलन दास ने अपने ड्राइवर श्रवण यादव को बुलाया। दोनों ने मिलकर शशिकला की लाश को गाड़ी में डाला, पेट्रोल लिया और जंगल में ले जाकर उसकी बॉडी को जला दिया। पुलिस ने सीसीटीवी को चेक किया, पेट्रोल पंप से बिल निकलवाया गया और गाड़ी नंबर प्लेट से उस गाड़ी को ट्रेस किया गया। तब एक नाम आया, श्रवण यादव। सबसे पहले उसे अरेस्ट किया गया। श्रवण यादव ने पुलिस के सबूतों के सामने सब सच बता दिया। मर्डर मिलन दास ने किया था, मैंने तो सिर्फ मदद की। फिर 6 मार्च को मिलन दास महंत को एक होटल से अरेस्ट किया गया। तब जाके पूरी कहानी सामने आई। एक टीचर जिस पर पेरेंट्स भरोसा करते हैं कि वो हमारे बच्चे का फ्यूचर बनाएगा, हमारे बच्चे के फ्यूचर को ब्राइट करेगा, लेकिन यहाँ एक टीचर ने अपने एक स्टूडेंट का पहले तो फिजिकली फायदा उठाया और अंत में उसकी जान ले ली। और पूरे 6 साल तक मिलन दास ने शशिकला का फायदा उठाया, और जब शशिकला ने शादी करने को कहा तो मिलन दास ने उसकी जान ले ली, उसकी पूरी लाइफ खत्म कर दी। हमेशा रिश्तों में समझदारी बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए अपने बच्चों से खुलकर बातें कीजिए, जानिए कि उनके अंदर क्या चल रहा है। और अब जो लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के लामरा पहाड़ में एक जली हुई औरत की आत्मा भटकती है, तो शायद वो सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं, एक सच है, एक आत्मा का इंतजार है जो इंसाफ चाहती है, जो हर गुजरते मुसाफिर से एक सवाल पूछना चाहती है, मैं किसकी गलती की सजा भुगत रही हूँ। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइएगा कि मिलन दास जैसे लोगों को कभी माफी मिलनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सच्चाई के साथ।